नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इस हनी में मिलावट है, इसमें आपका स्वागत है। सदियों से शहद को सेहत के लिए अमृत माना जाता रहा है और कोरोना काल में तो शहद बनाने वाली कंपनियों ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जमकर बेचा। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने शहद की मिठास के पीछे बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। सीएससी के मुताबिक देश में बिकने वाले 10 बड़े ब्रांड के शहद मिलावटी या नकली हैं। अब सवाल उठता है कि सीएससी ने कैसे इस गोरे धंधे का खुलासा किया। मिलावट के इस खेल में चीन और चीनी का क्या कनेक्शन है, चीन और चीनी दोनों का कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है ये हम आपको आगे बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे आपके पास कोई ऐसी तरकीब है, जो अभी हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अगली बार जब हम आप शहद खरीदने जाएं तो क्या हम उसको अपने लेवल पर भी परख सकते हैं कि क्या इस शहद में मिलावट है और मिलावटी शहद के नुकसान क्या क्या हैं। मिलावटी शहद अगर आप गलती से खा लेते हैं तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सदियों से शहद को गुणों का खजाना माना गया है। आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस से जुड़े डॉक्टर्स भी शुद्ध शहद को अमृत मानते हैं और इसे रेगुलर डाइट में शामिल करने की सलाह भी देते हैं। कोरोना काल में भी शहद बनाने वाली कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया, क्योंकि शुद्ध शहद इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर खूब इस्तेमाल किया गया। लोगों को यकीन है कि शहद उनकी सेहत को 4 चांद लगा देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत बनाने के लिए जो शहद आप खा रहे हैं वो नकली भी हो सकता है। उसमें ऐसी मिलावट हो सकती है जो आपको कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आप तो बड़े ब्रांड का शहद खरीदते हैं जो 100% शुद्ध होने का गारंटी देता है, तो ये नकली कैसे हो सकते हैं। लेकिन आपका अंदाजा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने खुलासा किया है कि बाजार में बिक रहे शहद के लगभग 77% ब्रांड्स में जबरदस्त तरीके से मॉडिफाइड शुगर सिरप की मिलावट हो रही है। सीएससी ने 13 बड़े ब्रांड की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि एनएमआर टेस्ट के बाद ये खुलासा किया है। सीएससी के मुताबिक इस टेस्ट में 10 नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांड फेल हो गए और सिर्फ 3 ब्रांड सफोला, मार्कफेड सोहना और नेचर्स नेक्टर ही पूरी तरह से पास हो सके। चौंकाने वाली बात यह है कि जर्मनी की लैब में एनएमआर टेस्ट से पहले भारत में भी इनकी जांच की गई थी, जिसमें सारे ब्रांड्स पास हो गए थे। बड़ी बात यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले शहद में जो मिलावट की जा रही है वो देश में होने वाले टेस्ट में पकड़ में नहीं आती है। सीएससी के मुताबिक शुगर सिरप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनके तत्वों की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है और यहीं से सीएससी को बड़ी साजिश का शक हुआ। अंडरकवर ऑपरेशन से सीएससी को पता चला कि देश में आ रहे गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए हो रहा है। ये सिरप इन नामों से इम्पोर्ट नहीं की जाते हैं, बल्कि चीन की कंपनियां फ्रक्टोज के नाम पर इसे भारत में बेचती हैं। सीएससी ने अलीबाबा जैसे पोर्टल्स की जांच भी की, जो ये दावा करते हैं कि उनका फ्रक्टोज सिरप भारत के टेस्ट बाईपास कर सकता है। जांच में ये भी पता चला कि चीन की कंपनी जो फ्रक्टोज सिरप का प्रचार कर रही थी, वो ये भी कह रही थी कि उनका सिरप C3 और C4 टेस्ट भी बाईपास कर सकता है। उनके मुताबिक अगर सिरप की 50% तक मिलावट की जाए तो भी वो भारत में टेस्ट पास कर जाएंगे। चीनी कंपनी इन सिरप को पेंट पिगमेंट के तौर पर भी भारत भेजती हैं। मिलावट के खेल का भंडाफोड़ करने के बाद सीएससी ने चीन से सिरप का इंपोर्ट बंद करने की सलाह दी। साथ ही देश में ही एनएमआर टेस्टिंग शुरू कराने की बात कही। सीएससी ने सुझाव दिया कि कंपनियों को खुलासा करना चाहिए कि जो शहद वो बेच रही हैं, वो मधुमक्खी पालन करने वालों या छत्तों से लिया गया है। साथ ही सीएससी ने कंज्यूमर्स को भी जागरूक करने की सलाह दी, जिससे मिलावटखोर उनकी सेहत से खिलवाड़ न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुनीता नारायण, डायरेक्टर जनरल सीएससी की। हमारे साथ महेश झगड़े हैं, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र के। और साथ ही डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल हैं, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI दिल्ली की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल
सुनीता जी, मैम आपसे होगा क्योंकि आपने एक बड़ा खुलासा किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपकी फाइंडिंग है, जो आपने खुलासा किया है, उसमें यह है कि 77% शहद जो है वो प्योरिटी के पैमाने पर फेल हो गया और 13 ब्रांड में से 10 बड़े ब्रांड जांच में फेल हो गए। ये जो पूरी प्रक्रिया आपने की है इस फाइंडिंग की, मैं जानना चाहता हूं कि सब लोग ये जान तो गए हैं कि इस शहद में शुगर सिरप मिलाया गया था, लेकिन मात्रा क्या थी? कई बार जब हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि दूध में पानी मिला हुआ है या पानी में दूध, तो परसेंटेज क्या बहुत ज्यादा है और ये वाकई बहुत अलार्मिंग लेवल पे है और बहुत खतरनाक है? क्या फाइंडिंग है आपकी इस पर? हाँ, देखिए, जो एनएमआर टेस्ट पे जो ये सैंपल फेल हुए हैं, एनएमआर टेस्ट की एक लिमिटेशन है कि वो क्वांटिफाई नहीं कर सकती कि कितनी मात्रा शुगर सिरप है। हम इतना जानते हैं कि जब हमने इंडिया में टेस्ट कराए थे तो उस वक्त काफ़ी सैंपल का जो शुगर का जो लेवल था बहुत हाई था, काफ़ी सैंपल्स का कम था जिनको एनएमआर में फिर हमने टेस्ट कराया। जो जर्मन लैब है उसने क्लियरली हमें जो लिख के दिया है उसमें लिखा है कि it is adulterated addition of sugar syrup. Now this means that if it has failed on NMR, इसका मतलब यह है कि it is certainly above the limit that has been set for sugar, which is at 7% or sucrose or C4 sugar actually अगर आप देखें, which is 7% under the Indian standard. तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्वांटिफिकेशन कितना है, मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो चीनी कंपनियों ने हमसे कहा था कि अगर आप 50 से 80% भी इसके अंदर अडल्टरेट कर दें तो ये पास कर जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को साथ लेके चलें तो आपको ये समझ आएगा कि देखिए अडल्टरेशन हो सकता है जहाँ फेल हुआ है, और अगर एनएमआर में फेल हुआ है इसका मतलब वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब उसने जरूर डिटेक्ट किया है कि शुगर सिरप का एडिशन है। और दूसरा, हम जानते हैं कि चीनी कंपनियां कह रही हैं कि अगर आप 50 से 60% भी 80% भी अडल्टरेट करेंगे तब भी वो पास हो जाएगा। तो इतना ही मैं दो चीज़ें आपके सामने रख सकती हूँ, आपके दर्शकों के सामने रख सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कुछ कह सकती। ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और कि क्वांटिटी कितनी है ये बताना आपने कहा कि मुश्किल है, लेकिन हाँ मिलावट हुई है, और ये जो एनएमआर इक्विपमेंट के जरिए जो टेस्टिंग हुई है उसमें ये बात सामने आई है जो आप दावा कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, और मैंने सुनीता मैम से पहले ये सवाल इसलिए पूछा ताकि इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे आगे पूछ पाऊं। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि मान लीजिए शहद आमतौर पे हर घर में इस्तेमाल होता है, और अभी कोविड के वक्त में तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मिलावटी शहद का इस्तेमाल करता है गलती से, क्योंकि अब ये फाइंडिंग भी आ चुकी है, तो उस सेहत पे इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है? अगर मान लीजिए शुगर मिला हुआ शहद हो, शुगर सिरप मिला हुआ, और अगर वो यूज कोई कर रहा है जाने अनजाने में, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था, लोग कर ही रहे हैं, तो सेहत पे क्या बुरा इंपैक्ट इसका पड़ सकता है? देखिए, अडल्ट्रेशन किसी भी फॉर्म का हो, ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। एक बार कभी कोई एक चम्मच खा ले उसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे, और जैसा कि आपने बताया कोविड टाइम पे हमने इंक्रीज कर दिया था इन चीजों का इंटेक, तो यस, अगर इसका रिपीटेड यूज हुआ तो हमारी ब्लड शुगर्स, ऑलरेडी जो इंडियन डायबिटीज कैपिटल है, तो हमारी ब्लड शुगर्स को ये मेस अप करता है, हमारे ब्लड लिपिड्स को, हमारे कोलेस्ट्रॉल, हम सोचते हैं चीनी है तो फैट्स को नहीं करेगा, बट हमें पता होना चाहिए साइंस के हिसाब से एक्स्ट्रा शुगर फैट बन के ही स्टोर होती है बॉडी में, तो आपके लिपिड्स खराब हो जाते हैं, आपकी शुगर खराब हो जाती है, आपके हार्मोन्स थोड़े मेस अप हो जाते हैं, बिकॉज एक्सेस शुगर अगर आ रही है बॉडी में तो उसको पता नहीं कि कैसे उसको चीजें करनी है। प्लस इसका इम्पैक्ट किडनी, हार्ट और ब्रेन पे भी इन लॉन्गर टर्म टॉक्सिसिटी के फॉर्म में देखा गया है एडल्ट्रेशन का।
तो ये तो हुई इंडिविजुअल लेवल की बात, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे नेशन की एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पर्सन वो भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज हमारा लेटेस्ट न्यूट्रिशन सर्वे ये बताता है कि हमारे बच्चे भी 5 to 10% की रेंज में प्री डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं। तो अगर हम इस तरीके की पॉपुलेशन में ऑलरेडी और उसको अच्छा समझ के खिलाए जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को आगे बिल्कुल खराब, लाइक उनकी अंदर की हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ जिसे बोलते हैं, उसे डिट्योरेट कर रहे हैं, उसे नेगेटिव कर रहे हैं। हम्म ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना समझना, और इसलिए हमने आज ये खास शो आपके लिए प्लान किया है, ताकि हम आप समझ पाएं कि अगर आप मिलावटी शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर कितना नेगेटिव असर इसका पड़ सकता है। अब हम इस पूरे मामले के दूसरे पहलू पर आते हैं और इस पर बात करेंगे। महेश झगड़े जी, आपसे, चूंकि आप पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के, और जो बात सुनीता मैम ने कही, और चूंकि ये एनएमआर इक्विपमेंट के जरिए टेस्टिंग हुई है जर्मनी में, वहां पर पकड़ में आया है, और देश में जो हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था है उसमें ये पास भी हो गए थे। तो चूंकि आप एफडीए कमिश्नर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत जरूरी है कि खास करके खाने पीने की चीजों में जिसका सीधा कनेक्शन आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वहां पर क्या आपने ये कभी महसूस किया है कि जो टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया है वहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और उस लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम यहीं पर पकड़ पाएं कि क्या सही है और क्या गलत है? धन्यवाद जी, मैं आपका और सीएससी का धन्यवाद करता हूं कि आपने सही एक डिस्कशन इसके ऊपर बनाया, क्योंकि ये दिस दी हेल्थ ऑफ द नेशन, ये इसके ऊपर है। मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन का दायरा बढ़ाऊंगा कि हमारे देश में कितने परसेंटेज लोग हनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें जो आबादी है उसमें से कितनी करती है, और हनी सही में सेहत के लिए अच्छा है क्या, या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है या कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। अभी कोविड के टाइम में बहुत सारा हनी का यूज हुआ, लेकिन वो क्या सही वही एक चीज है कि जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका कुछ है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन कीपिंग दैट असाइड, ये सब का करने के लिए, ये अच्छी चीजें लोगों को आने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बनाया गया, इंटरनेशनल कंप्लायंट एक्ट है, और उसके लिए पूरे देश में एक संगठन बना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के अंदर, और हर एक स्टेट में फूड सेफ्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। संगठन तो अच्छा बना है और कानून भी अच्छा है, और उसमें जो उनके ऊपर जिम्मेवारी दी है वो भी अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ कि ना के बराबर है। अभी हम तो हनी की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वी शुड हैव सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी। हनी समझो कितनी पॉपुलेशन करती है वो मालूम नहीं, लेकिन हर एक इंसान, हर एक बच्चा दूध, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब चीजें, ऑयल, और उनका भी यही इसी तरह से इसमें कुछ है कि नहीं ये पाया जाता है क्या? मुझे लगता है वो सैम्पलिंग है और वो जो उसका टेस्टिंग है उसमें बहुत सारी खामी है। उसके पहले मैं बोलता हूँ, ये जो नया कानून लाया और 2011 से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, उसमें से ऐसा कहा गया है कि टेस्टिंग बाद में रखी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर होता है या सोर्सिंग और रॉ मटेरियल होता है, वहां से लेके प्लेट में जब आता है, हर एक जगह पे उसका ध्यान देना चाहिए इसमें गवर्नमेंट ने, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने, और कहीं भी वो खामियां आ गई तो उसमें पनिशमेंट देना है। ये होता है क्या? नहीं होता है। यानी आपने कभी सुना होगा कि ऐसा किसी को पनिशमेंट मिला है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है कि ये एक्ट अच्छा है, रेगुलेशन अच्छे है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से पूरे देश को ये भुगताना पड़ रहा है। अभी और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ हनी के बारे में। हनी में अभी आपने ये मुद्दा उठाया, जी, इसमें शुगर मिलावट के, वैसे भी हनी में अबाउट 76% शुगर होती है, 18% वाटर होता है, 6% सब कुछ होता है। और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो बनाया है, और वो एडिटिव्स का एक रेगुलेशन है 2011 में, उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो स्टैंडर्ड उसमें हमने लैबोरेटरी में टेस्ट किए तो सही है। मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड भी आके भी वो एडल्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल हनी है या नेचुरल हनी नहीं है, वो स्टैंडर्ड में बिल्कुल आएगा नहीं। वो क्या करता है कि शुगर कितनी है, फ्रुक्टोज कितना है, ग्लूकोज कितना है, और फिर उसमें आपका कार्बिया का अच्छा, ये सब चीजें से मुझे लगता है कि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जो फार्म टू फोर्क ये जो सिस्टम बना दिया है, और मैं आपको अंतिम में एक से एक बताता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स का ऑडिट होता है, वैसे ये जो फूड ऑपरेटर्स होते हैं, फूड मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको हर साल उन्होंने क्या किया
रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, क्या क्या किया, उसका ब्यौरा एफडीए को देना पड़ता है, एफएसएल को देना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सर, ये बहुत एग्जामिन करने पड़ते जी हाँ। और अगर एग्जामिन करने के बाद उनके ऊपर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं झगड़े जी। जी मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और बहुत जरूरी है, इसका पेनिट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मसला है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर लेवल पे इसको बहुत ही मजबूती से इसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए और इसको जांचना परखना चाहिए। लेकिन अब सुनीता मैम, मैं आपसे मैम एक चीज और पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में आपने चाइनीज कनेक्शन का भी बड़ा पर्दाफाश किया है और जो अलीबाबा है वहां पर एक फ्रुक्टोज सिरप का एडवर्टीजमेंट आता है जो कि टेस्ट को बाईपास कर सकता है और जो कंपनी बनाती है वो C3 और C4 टेस्ट को बाईपास करके किया जाता है और वो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। इसको जरा अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दें कि ये चाइनीज कनेक्शन क्या है, वो किस तरह से एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और कैसे उसका इस्तेमाल होता है यहां पर शहद में। देखिए, ये हमारी जब हमने जांच शुरू करी तो हमें जो पहली क्लू मिली थी वो थी कि जब सरकार ने FSSAI ने कहा कि 3 सिरप हैं, गोल्डन सिरप, राइस सिरप और इन्वर्ट सिरप, इनका आयात होता है, इंपोर्ट हो रहा है और ये इस्तेमाल हो रहे हैं मिलावट के लिए। तो हमने शुरू किया कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो डेटाबेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटाबेस, उनमें इन तीनों सिरप को ढूंढे। 2 सिरप का तो नाम ही नहीं था, एक सिरप जो इन्वर्ट शुगर था बहुत कम मात्रा में आ रहा था। तो हमें लगा कि पता नहीं ये क्या नोटिफिकेशन था, हमें समझ में भी नहीं आया। मगर हमें पता था कि सरकार ने 2-3 दफे यह नोटिफिकेशन जारी किया था कि कुछ इंपोर्ट हो रहा है और वो सिरप मिलावट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हमने जो मधुमक्खी पालन करते हैं उन लोगों से भी सुना कि हम जानते हैं कि ऐसा सिरप आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ऐसा सिरप आ रहा है जो अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका हनी पास कर जाएगा आपकी लेबोरेटरी में। यही लेके जब हमने कुछ वेबसाइट देखे तो बिल्कुल धड़ल्ले से, और मैं बिल्कुल कहूंगी धड़ल्ले से, ओपन तरीके से चाइनीज कंपनी कह रही है हमारे पास ऐसा सिरप है, फ्रक्टोज सिरप है, जिसको चीनी का सिरप मान लीजिए आप, जो C3 C4 जो भी आपके लेबोरेटरी टेस्ट है सबको पास कर जाएगा। हमने फिर एक इन्वेस्टिगेशन किया, उनको ईमेल भेजा, कहा कि हम हनी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वहां से एक सैंपल मंगाया। उस सैंपल के साथ हमने ये भी पता किया कि इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो जसपुर में एक नाम आया कि जसपुर में एक फैक्ट्री बनी है, कोड नेम था ऑल पास सिरप, वहां पहुंचे, वहां से भी सिरप लिया। जब हमने ये सिरप लिया और इस सिरप को हमने एक बोतल में जहां शहद था उस बोतल में डाल के जब हमने भेजा तो लैब भेजा तो वो पास हो गया। तो अगर आप मान के चलिए कि 60 रुपये का सिरप हमें फैक्ट्री से मिला, चाइना से मिला, और उसको आपने मिलावट करके शहद की बोतल में मिलावट करके 50% और वो लेबोरेटरी में पास हो गया, तो यही सबसे बड़ा मिलावट का खेल है। और इसके अंदर जो चाइना की कंपनी है बहुत बड़ा इनका रोल है और अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई है। इसीलिए हम लोग इस दावे से कह सकते हैं कि मिलावट का जो खेल है वो बहुत बड़ा है और बहुत एक जटिल खेल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड खेल अब बन गया है। ठीक है, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये हम सबको जानना चाहिए क्योंकि आप अवेयर रहेंगे तभी अगली बार आप नकली शहद से या बाकी कोई और नकली प्रोडक्ट अगर आपके सामने आएगा तो आप उससे बच पाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और चर्चा हमारी जारी है। और डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। और अभी जो सुनीता मैम ने जो बात कही कि बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने बताया कि कैसे मिलावट की जाती है और पूरी प्रक्रिया क्या होती है इसकी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक कंज्यूमर होने के नाते क्या कोई तरीका आप ऐसा बता पाएंगी क्या? हालांकि फुल प्रूफ पकड़ना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी अगर कोई क्लू या कोई ऐसा छोटा तरीका भी अगर आप बता पाएं कि अगली बार जब हम शहद खरीदने जाएं तो हम देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएं कि ये असली है या नकली है, इसकी कोई गुंजाइश है क्या? जी, FSSAI की एक बुक है जो उन्होंने बनाई है, जिसमें डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट हैं, मतलब जो एडल्ट्रेशन को घर की लेवल पे पकड़ सकते हैं। उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत आसानी से हो सकते हैं। जैसे एक उसको बोलते हैं वाटर टेस्ट। आप 1 चम्मच अगर प्योर हनी डालेंगे उसके अंदर, एक वाटर के ग्लास में फॉर एग्जांपल, तो वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं प्रॉपर अगर वो प्योर है। और अगर वो इम्प्योर है तो वो थोड़ा जल्दी घुल जाएगा और सफेद सी एक लाइन छोड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर शुगर की मात्रा ऐड करी हुई है। दूसरा एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। मतलब अगर आप 1 चम्मच एक मैच स्टिक पे जैसे भिगो दीजिए उसको हनी से, जो आपको टेस्ट करना है, और अगर वो प्योर है उसको आग लगाइए तो वो पूरा एक सा जलेगा, इवनली जलेगा। लेकिन अगर वो एडल्ट्रेटेड है तो वो थोड़ा सा क्रैकल की साउंड करेगा, जैसे पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से ऐसा साउंड करेगा, इवनली नहीं बर्न करेगा। तो ये 2 चीजें तो उनकी बुक में है। एक और टेस्ट है विच इज कॉल्ड विनेगर वाटर टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आप विनेगर वाटर का सोल्यूशन अगर आप घर में है आपके पास, उसमें 1 हनी का चम्मच अगर आप मिलाएं और फोम्स उठ रहे हैं तो वो दिखाता है, फोम माने झाग मतलब निकल रहे हैं, तो आपको दिखाएगा कि वो एडल्ट्रेशन के लिए मतलब एडल्ट्रेटेड है। और केवल यही नहीं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 in 12 पीपल फूड बॉर्न डिजीज के शिकार होते हैं हम लोग। तो केवल हनी का या एक आइटम की आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट एक लार्जर एम्बिट में देखा जाए तो ये एडल्ट्रेशन या फूड सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो ह्यूमन हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ, प्लैनेटरी हेल्थ के साथ, तो प्लैनेट जी के हिसाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैम, आपने बहुत सारे तरीके बता दिए पकड़ने के। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे दर्शकों के लिए कि आपने बहुत ही सही बात बताई है कैसे आप पकड़ सकते हैं। अब मैं झगड़े जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि NMR इक्विपमेंट जो है उसके जरिए जो जांच हुई वहां पर ये बात सामने आई, तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग का जो पूरा मेथड है, जो इक्विपमेंट है, उसमें और अपग्रेडेशन की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है? आपका क्या टेक होगा इसके ऊपर? नहीं, ऐसा है कि इसमें देखिए कि जैसे कि C3, C4 कार्बन, ये और फिर NMR टेस्ट, ये तो आप भूल जाइए कि हमारी जो लेबोरेटरीज है पूरे देश में, उनकी अगर हालात देखिए फूड सेफ्टी की, तो मुझे लगता है कि उनके लिए 10-15 साल भी लगेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये जब कानून बनाया तो ये सब मालूम था कि इतने सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, वो उसमें सोफिस्टिकेटेड चलेंगे या नहीं, या इतने बड़े पैमाने पे बड़े संख्या में जो सैंपल्स आएंगे वो टेस्ट कर पाएंगे क्या नहीं। इसके लिए वो मुझे लगता है कि अभी ये हमारी लेबोरेटरी जो है वो दे आर नॉट इक्विप्ड, और इसमें इक्विप करने की बहुत जरूरत है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नॉट इन वन स्टेट बट ऑल अक्रॉस द स्टेट। बट हैविंग सेड दैट कि ये ऐसा होगा ही, ओके, तो उसमें बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। ये आपने बड़ी बात कही सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। जी आपने बहुत सही बात कही कि उसमें बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा फूड सेफ्टी के ऊपर। सुनीता मैम जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें 2 सवाल मैं जोड़ के आपसे पूछता हूं। पहला तो ये कि एक कंपनी ने दावा किया है कि उनके पास NMR टेस्टिंग इक्विपमेंट है और वो उसी के आधार पर उन्होंने जांच की है और उनका शहद बिल्कुल प्योर है, उसमें कहीं पे कोई मिलावट नहीं है। दूसरा ये कि इस फाइंडिंग के बाद आपके हिसाब से इसको कैसे रोका जा सकता है? इन दोनों सवालों का जवाब मैम। देखिए, उस कंपनी ने जिसने ये कहा है कि उनके पास NMR टेस्ट इक्विपमेंट है, हमने आज अपना रिस्पांस उनको दिया है। हमने कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट आगे रखिए। फिर हमने तो हर बैच का बताया है कि किस बैच में हमें किसी जर्मन लैब ने टेस्ट किया, हमने तो टेस्ट भी नहीं किया है। और उस जर्मन लैब ने बताया है, हमने बैच भेजा था, उनने बताया कि आप फेल हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप भी टेस्ट करते हैं तो आप हर बैच का टेस्ट रिपोर्ट सामने रखिए, हम सबके सामने रखिए। और आज उस कंपनी ने एक टेस्ट रिपोर्ट सामने रखी है, वो टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं है, वो एक हनी प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट है।
और आप ये भी ध्यान से देख लीजिए कि कल तक उनका जो विज्ञापन था उसमें वो कहते थे कि हर बैच इज एनएमआर टेस्टेड। आप अंग्रेजी में ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिए, एनएमआर टेस्टेड। आज जो विज्ञापन निकला है कल के खुलासे के बाद तो कहते हैं एनएमआर टेस्ट एट सोर्स। एनएमआर टेस्ट एट सोर्स का क्या मतलब? आप बी कीपर के सोर्स पे टेस्ट करा रहे हैं, कहाँ टेस्ट करा रहे हैं? तो ये तो मुझे लगता है हम कंज्यूमर्स को खुलासा आई मीन वो समझते हैं कि ये सब चलता रहेगा और करते रहेंगे और कोई उनको पकड़ेगा नहीं, जो हो रहा है इस देश के अंदर। मैं आपको 100% बता रही हूँ कि जैसे ये रुकेगा कैसे का खुलासा किया था तो सीएससी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। आज इसके ऊपर हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके ऊपर नहीं होगा, यही हालत है। जी जी, कैसे रुकेगा मैम? आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपकी बात बहुत मायने रखेगी। कैसे रुकेगा ये? हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। हाँ, 3 चीजें। एक तो आप चीन से जो इंपोर्ट आ रहा है उसको तो बंद करिए। दूसरा, हम कह रहे हैं कि सरकार अपना इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करे। अब मैं नहीं कह रही, हम नहीं कह रहे हैं कि आप एनएमआर मशीन खरीदिए या उसको मैंडेटरी करिए। हम जानते हैं कि चीनी कंपनी कल एनएमआर को भी बीट करने का सिरप बना देंगे। हम सरकार से कह रहे हैं जैसे सीएससी ने खुलासा किया, आप इस तरह से हर 3 महीने में 20 सैंपल लीजिए, आप अपनी लैब में टेस्ट करिए, आप एनएमआर टेस्ट कराइए, मुंबई में लेबोरेटरी है, आप उसका खुलासा करिए, सबके सामने रखिए। हम कंज्यूमर्स को जानने की जरूरत है। और तीसरी चीज, जहां आपको अडल्टरेशन मिला आप उस कंपनी के अगेंस्ट सख्त सख्त एक्शन लीजिए। हाँ। और चौथी चीज हम कह रहे हैं कंपनी को जो मधुमक्खी पालन करता है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो 4 चीजें हम कह रहे हैं और इससे चीजें बदलेंगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता मैम आपका, महेश झगड़े जी आपका, और डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी आपका। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे आप पकड़ सकते हैं। आपको भी अपने लेवल पे जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख पाएंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।